Hello student. Today's my topic is imperforated anus for GNM secondary student with the subject of pediatric. So student, shall I start the topic imperforated anus. सबसे पहले हम आपको बताएंगे imperforated anus क्या होता है. तो इंट्रोडक्शन. एन imperforated anus इज़ ए बर्थ डिफेक्ट. ये जो imperforated anus होता है वो क्या होता है? बर्थ डिफेक्ट होता है, मतलब कंजेनाइटल होता है, जन्म से ही ये हम बच्चों में पाया जाता है. दैट हैपन्स वाइल योर बेबी इज स्टिल ग्रोइंग इन द वूम. ये कब होता है? ये कब हो जाता है? दैट हैपन्स मतलब कब हो जाता है? जब बेबी है वो ग्रो करता है वूम में, मतलब जब माता के गर्भ में ही से जब बच्चा ग्रो करता है तभी से उसमें ये imperforated anus होने के चांसेस होने लगते हैं. दैट योर बेबी हैज़ एन improperly developed anus. तो उस ऐसे क्या होता है कि इसकी वजह से जो बच्चा है उसमें जो एनस होता है उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली रूप से नहीं हो पाता है. एंड डेफिनेशन इज देयर योर कांट पास स्टूल नॉर्मली फ्रॉम देयर रेक्टम आउट ऑफ देयर बॉडी. तो जिसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली जो स्टूल होता है उसको पास आउट नहीं कर पाते, मतलब क्योंकि उनका जो एनस होता है वो ओपनिंग नहीं हो. इम्परफोरेटेड का मतलब ओपनिंग ना होना. तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली जो स्टूल होता है वो बॉडी के बाहर नहीं पास आउट करते, मतलब जो उनका स्टूल होता है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि उसमें नॉर्मली उनके उसमें एनस में ओपनिंग नहीं होती. रेक्टम आउट ऑफ देयर बॉडी, जो स्टूल होता है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है. उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉजेज. एग्जैक्ट कॉजेज इज अननोन. इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, पता नहीं है क्या है. कॉजेज का मतलब होता है कारण भी इसका पता नहीं लगाया गया है या फिर नहीं पता है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, मतलब इसका एग्जैक्ट कारण क्या है. उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है कि साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकली उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कि जैसे कि एट द टाइम ऑफ डिसीज़ उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं. तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले होगा नंबर 1 नो एनाल ओपनिंग. अगर हम बच्चे का देखेंगे तो उनके कोई भी एनाल में ओपनिंग नहीं होगी, मतलब कोई भी ओपन नहीं दिखाई देगा, कोई भी एरिया ओपन नहीं दिखाई देगा एनाल का. नेक्स्ट है स्टूडेंट एन एनाल ओपनिंग इन द रॉन्ग प्लेस. अगर होगी भी ओपनिंग तो वो किसी गलत जगह पे होगी, किसी गलत जगह पे हो सकती है, जैसे कि वजाइना हो गया या यूरेथ्रा हो गया. इन सारी जगहों पे वजाइना यूरेथ्रा इन जगह पे वो नॉर्मली रॉन्ग प्लेस पे ओपनिंग होगी, या फिर नॉर्मली जहाँ पे होती है ओपनिंग एनाल कैनाल में वहाँ ना होके कहीं ऊपर होगी एनाल कैनाल के या कहीं नीचे होगी, ऐसे हो सकती है. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है नो स्टूल इन द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स ऑफ लाइफ. नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टूल होता है बच्चों का, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें जो स्टूल होता है बर्थ के 24 to 48 आवर्स में क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है. लेकिन अगर बच्चों में इनपरफोरेटेड एनस है, हालांकि जब पता है कि उसमें ओपनिंग ही नहीं है एनस में, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बच्चे का स्टूल होगा वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर पास आउट नहीं होगा विद द रेक्टम, क्योंकि ओपनिंग ही नहीं है तो वो कैसे पास आउट होगा. तो जिससे हम लोग इसका डायग्नोस कर सकते हैं. हम लोग क्लिनिकल फीचर्स के बिहाफ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ये जान करके कि अगर 24 से 48 घंटे में स्टूल पास नहीं हुआ तो इसका मतलब उसको कोई अनदर डिसीज़ हुई है. इम्परफोरेटेड एनस में भी ये स्टूल पास नहीं होता. एक और डिसीज़ है बच्चों, हर्स्पंग्स डिसीज़, जिसमें भी क्या होता है 24 to 48 आवर्स में स्टूल पास आउट नहीं होता है, जो आप ऑलरेडी ये डिसीज़ पढ़ चुके हैं. उसके बाद नेक्स्ट है स्टूल पासिंग थ्रू द रॉन्ग प्लेस सच एज यूरेथ्रा एंड वजाइना. हमने जैसे आपको बताया था ना कि जो ओपनिंग होगी, अभी मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि एनाल ओपनिंग इन द रॉन्ग प्लेस. जो एनाल ओपनिंग होती है वो किसी रॉन्ग प्लेस पे हो जाती है, मतलब किसी अलग जगह पे हो जाती है. तो वैसे ही सेम यहाँ पे ये बताया गया है कि रॉन्ग प्लेस में होने की वजह से ओपनिंग, तो जो स्टूल होता है स्टूल पासिंग थ्रू द रॉन्ग प्लेस सच एज यूरेथ्रा एंड वजाइना. तो जो स्टूल होता है वो
नॉर्मली किसी रॉन्ग प्लेस से बाहर आता है, जैसे कि यूरेथ्रा हो गया या फिर वजाइना हो गया, बच्चे की यूरेथ्रा से या फिर वजाइना से स्टूल जो है वो बाहर पास आउट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट ये सोलोवन एब्डोमेन। अब ऑब्वियसली सी बात है कि स्टूल वगैरह जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, तो जो बेबी का एब्डोमेन है वो उसमें सूजन प्रतीत होगी या सूजन दिखाई देगी। सोलोवन का मतलब होता है कि स्वेलिंग आ जाना या फिर सूजन आ जाना, तो बच्चे के पेट में स्वेलिंग दिखाई देगी। नेक्स्ट होता है एन अबनॉर्मल कनेक्शन और फिस्टुला। इसमें क्या होता है, अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, मतलब अबनॉर्मल कनेक्शन हो सकता है और उस जहाँ पे फिस्टुला भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि उसको ये प्रॉब्लम हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन, कोई भी डिसीज़ होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। स्टूडेंट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जैसे कि कोई भी डिसीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करके पता करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है एक्सरे एब्डोमेन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एब्डोमेन का एक्सरे करेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, मतलब यूएसजी कर लेते हैं एब्डोमेन का और पता लगा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखते हैं स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम, ईसीजी वगैरह करके देखते हैं कोई डिफेक्ट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और एमआरआई कर देते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सबको पता है कि मेडिकल मैनेजमेंट हम सबसे पहले करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एंटीपायरेटिक वही नॉर्मल सी मेडिसिन वगैरह चलाते हैं, एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल, अनाल्जेसिक, ट्रामाडोल, यही सारी चीज़ें नॉर्मली चलाते हैं। फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू फिजिशियन फिर उसको मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, कोलोस्टोमी करते हैं, मतलब ओपनिंग ऑफ द कोलोन। ओस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, कोलोन में ओपनिंग करते हैं। दूसरा क्या है, एनोप्लास्टी का मतलब होता है कि जो एनाल कनाल है वहाँ पे जाके उसको रिपेयर करते हैं या फिर उसको वहाँ पे ओपनिंग करते हैं। प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयर करना, तो एनाल कनाल में जाके उसको रिपेयर करते हैं। उसके बाद अभी सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो दो चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में दो चीज़ें आती हैं, प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर क्या कर रहे थे, सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असेस द जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। हम लोग क्या करेंगे, जनरल हेल्थ स्टेटस जो है वो बच्चों का असेस करेंगे। दूसरा स्टूडेंट क्या करेंगे, असेस द फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है कि हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो असेस करेंगे। तीसरा बच्चों क्या है, कलेक्ट द ऑल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हैं स्टूडेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, असेस द फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह क्या करेंगे, असेस करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्ट द ऑल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स जो होंगी पेशेंट की, वो हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो भी वो देखेंगे, पॉजिटिव हैं निगेटिव हैं, जो भी चीज़ें हैं, HB लेवल चेक करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें जो भी नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के लिए होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एडवाइज द क्लाइंट टू प्रिवेंट टू पेशेंट विल NPO। हम एडवाइस करेंगे क्लाइंट को कि वो पेशेंट विल बी NPO, मतलब जो पेशेंट है वो NPO रहे। सर्जरी के पहले उसको क्या करना है, नील पर ओरल रहना है, मतलब उसको 6 घंटे के पहले, सर्जरी के 8 या 6 घंटे के पहले उसे कुछ खाना पीना नहीं है। उसको हम एज अ नर्स पहले ही जाके एडवाइस कर देंगे कि आपको सर्जरी के 6 या 8 घंटे पहले से कुछ भी लेना वगैरह नहीं है, खाना वगैरह नहीं है ना कुछ। उसके बाद नेक्स्ट है
टू प्रोवाइड गुड हाइजीन ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनसे बोल देंगे कि गुड हाइजीन मेंटेन करें। उसके बाद टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट पेरेंट्स, उसके बाद इन्वायरमेंट वगैरह जो है वो मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। मेनली क्या होता है, पीडियाट्रिक वार्ड में कार्टून्स वगैरह बने होते हैं, ऐसा रूम ऐसा डेकोरेट होना चाहिए, इन्वायरमेंट ऐसा लगना चाहिए बच्चों जैसा है, वहाँ पे सारे उनके टॉयज़ वगैरह होने चाहिए खेलने के लिए, जिसको वो देख के खेलें और वो वहाँ पे खुश रहें, खुश दिखाई दें। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम पेरेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। डोंट डिस्टर्ब ड्यूरिंग स्लीप ऑफ द क्लाइंट, अगर भी सो रहा होगा तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर सर्जरी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या, असेस द सर्जिकल साइट लाइक ब्लीडिंग एंड सिक्रीट्स का लिखा। उसके बाद बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल साइट को ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, सिक्रीशन वगैरह कुछ भी हो रहा है तो उस चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट, और एज अ नर्स हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली जो बेबी है उसको ऑब्जर्वेशन करते रहना है। उसके बाद टू चेक द वाइटल साइंस ऑफ द क्लाइंट, वैसे भी जैसे भी कोई भी, अगर हम प्री ऑपरेटिव केयर में भी क्लाइंट वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव में भी चेक कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी हम लोग क्या करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे, पल्स, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, ये सारों चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ नेसेसरी प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, अगर उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन थेरेपी की तो हम लोग उसको ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, उसके बाद जो नर्स होगी वो इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेगी। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड लिक्विड डाइट टू द क्लाइंट, और क्या करेगी, जो स्टूडेंट जो पेशेंट होगा वो उसको जो नर्स होगी या जो पेरेंट्स होंगे उसको लिक्विड डाइट ही प्रोवाइड कराएंगे, जूस वगैरह, दूध वगैरह जो भी डॉक्टर ने बोला होगा वो सारी चीज़ें उसको दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ द पेशेंट, उसके बाद जो बेबी की जो कंफर्टेबल पोजीशन होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड कूल एंड काम इन्वायरमेंट, उसके बाद जो पेशेंट होगा उसको कूल एंड काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, वातावरण, शांत वातावरण प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू प्रोवाइड मेडिसिन टाइम टू टाइम, और जो नर्स होगी उसको मतलब समय समय पर उसको दवा वगैरह देती रहेगी। उसके बाद मेंटेन पर्सनल हाइजीन क्लाइंट पेरेंट्स, उसके बाद बोलेंगे जो पेरेंट्स से और कि आप भी अपना पर्सनल हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आफ्टर सर्जरी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं बच्चों में, इसलिए। उसके बाद टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट के पेरेंट्स को। तो उसके बाद स्टूडेंट अब फिर आते हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे ही एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि हमने आपको ये बताया था कि ये कंजेनाइटल डिसीज़ होती है, बर्थ डिफेक्ट होता है, ये मदर की वूम से ही स्टार्ट हो जाता है इसका ग्रोविंग होना, बेबी जैसे जैसे वूम में ग्रो करता है वैसे वैसे ये डिसीज़ ग्रो करती है। और इसमें क्या होता था कि जो एनस होता है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है। फिर उसके बाद बच्चों हमने बताया था डेफिनीशन, हमने आपको बताई थी कि ये नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो एनस होता है उसमें ओपनिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो स्टूल है जो वो बॉडी से पास आउट नहीं कर पाते। फिर हमने कॉज बताया था, जो इसका कॉज था वो एग्जैक्ट कॉज जो था वो पता नहीं है। उसके बाद हमने बच्चों क्लिनिकल फीचर्स बताए थे। क्लिनिकल फीचर्स में हमने आपको बताया था कि ओपनिंग नहीं होती है, उसके बाद ओपनिंग होती भी है तो रॉन्ग प्लेस पे होती है, और हमने बच्चों बताया था कि 24 to 48 आवर्स में स्टूल पास आउट नहीं करता है बेबी। और अगर नेक्स्ट पॉइंट में हमने बताया था कि स्टूल पास भी करता हो तो रॉन्ग प्लेस से करता है, यूरेथ्रा वजाना, इन सारी चीज़ों से। उसके बाद हमने बताया था वो abdomen swell होगा, abnormal कनेक्शन फिस्टुला हो जाएगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने आपको बताया था, सेम चीज़ें, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, स्पाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, इकोकार्डियोग्राम करते हैं, एमआरआई करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता ही है कि तीन चरण में हम लोग इसको फॉलो करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट नॉर्मली हम लोग उसको एंटीपैरेटिक और एनाल्जेसिक वगैरह ड्रग्स दे रहे थे हम लोग, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, ऐसी नॉर्मल चीज़ें दे रहे थे। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में दो चीज़ें थी, कोलोस्टमी एंड एनोप्लास्टी। कोलोस्टमी मतलब ओपनिंग ऑफ द कोलोन को ओपन करके हम लोग क्या करते हैं कि स्टूल को पास आउट करवाते हैं जब तक मतलब एनाल प्लास्टी नहीं हो जाती। उसके बाद नेक्स्ट एनोप्लास्टी करते हैं, मतलब जो एनाल कैनाल है वहाँ पर उसको रिपेयर करते हैं।
उसके बाद बच्चों हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा था, प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में सबसे पहले वही चीज़, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जनरल हेल्थ देखेंगे और कलेक्ट करेंगे रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे NPO रखने के लिए, गुड हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए बोलेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेरेंट्स को, और अगर बच्चा सो रहा हो तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम लोग सेम चीज़ें, सर्जिकल साइड वगैरह पे चेक करेंगे, ब्लीडिंग वगैरह, सिक्रेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है। कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करेंगे क्लाइंट का, वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। उसके बाद इनटेक और आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्या था, हम उसको डाइट देंगे, लिक्विड डाइट प्रोवाइड कराएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे और काम एंड क्विट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, मेडिसिन जो कि टाइम टाइम पे देंगे, और साथ में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने को बोलेंगे पेरेंट्स को, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, इनकॉर्पोरेटेड एनस। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे टेक्स्ट मैसेज पे पूछ सकते हैं। एंड ये जो टॉपिक है आप क्लियरली पता कर लीजिए, देख लीजिए, और कोविड-19 की वजह से आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू। और बच्चों एक चीज़, ये हम आपको ऐसे लिख के इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप ये नोट्स वगैरह भी आप क्लियर रूप से ले सकें। तो आप लोग इसका नोट्स वगैरह भी अपने कॉपी में बना लेना, और ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। थैंक यू।